नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। अपने बयान में सीएम ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, विशेषकर बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड के लिए धरती को पानी की जरूरत थी और इसके लिए हमारी केन बेतवा परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। यह केन बेतवा परियोजना सिर्फ परियोजना नहीं है, यह बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का अभियान है। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, वहां हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए थे, लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड के विशेषकर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा। 2 बिजली के प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है। अब आप देखिए, बुंदेलखंड को बिजली, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सौभाग्य का दिन संपूर्ण बुंदेलखंड की जनता के लिए है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार है। हमने सिंचाई की क्षमता जो मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी, बढ़ा के 47 लाख हेक्टेयर कर दी। और अभी जो काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर करने के लिए चल रहा है, और ये 10,62,000 अलग है। तो अब तो 75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकारों ने प्रोजेक्ट लटकाए, अटकाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए तो अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उज्ज्वल योजना के सब्सिडी की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की जा रही है। अगर आपको ज्ञात हो, पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी। और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए। चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाकर देने हो, तो 75% से ज्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल, और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजनाएं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए,
तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रहे। पहला निर्णय जो अगर आपको ज्ञात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए नई दिल्ली रोड शो को संबोधित करते हुए कहा, रोजगार और उत्तराखंड के उदारभूति ढांचे को विकसित करने और इससे विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 8 और 9 दिसंबर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और यह भी सच है कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित है। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है और औद्योगिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए। तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया और मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि यह वामपंथी कांग्रेस जिन्होंने 65 वर्ष सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया है, जिन्होंने समाज की एकता अखंडता को चिन्ह भिन्न करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। कभी ये कांग्रेसी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं और कभी सीमा पर की गई कार्रवाई का प्रमाण मांगते हैं। इन देशद्रोहियों को किसी से कोई प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है। हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर पहले से कहकर गए थे कि जिस दिन इन वामपंथियों कांग्रेसियों को लग जाएगा कि हिंदुत्व की शक्ति बड़ी है, ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। ये वामपंथी, ये कांग्रेसी जिन्होंने 65 वर्ष सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया, इस समाज की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कभी उनके हिमायती बन के खड़े हो जाते हैं, कभी सीमा पर की गई कार्यवाहियों का प्रमाण मांगते हैं। तो इन देशद्रोहियों को किसी से कोई प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है। और ये हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर बहुत पहले कहकर गए थे कि जिस दिन इन वामपंथी और कांग्रेसियों को लग जाएगा कि हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी है, ये कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। और आप देख रहे, कोट के ऊपर जनेऊ लोगों ने पहना। उन जनेऊधारियों से पूछिए, ये जनेऊ के 3 जो धागे हैं वो किन गुणों के द्योतक हैं? जनेऊ किस कंधे पहना जाता है, किस कंधे उतारा जाता है, उनको नहीं पता है। कोई एक स्तुति कह दीजिए कि तुम शिव की आराधना करने जा रहे हो, एक प्रार्थना तो प्रभु को मनपूर्वक आत्मा से स्मरण करके सुना दो। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां हमीरपुर में राठ कोतवाली परिसर उस वक्त अखाड़ा बन गया जब पारिवारिक बंटवारे के विवाद को लेकर कोतवाली पहुंचे 2 पक्षों में कोतवाली परिसर में ही भीड़ गए। दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ी और दोनों पक्षों की महिलाओं को महिला पुलिस कर्मियों ने अलग कराया। वहीं कोतवाली में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के लिए उनकी सरकार ही जिम्मेदार है। दरअसल ए.के. शर्मा से जब यह सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव पर
मन से कहते हैं कि भाजपा वाले बताएं उन्होंने कितने नए पावर प्लांट लगाए हैं। इसका जवाब देते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि यही सवाल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहते अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था। ए.के. शर्मा ने कहा कि आज बिजली की जो भी बदहाली है उसके लिए अखिलेश और उनकी सरकार जिम्मेदार हैं। बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई। आग्रह जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 केवीए का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग 1 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और उसके चलते यहाँ के हरिचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। अलीगढ़ के थाना कुआसी क्षेत्र के पत्रकार यामीन के खिलाफ षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा थाना कुआसी में दायर कराया गया था। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के पदाधिकारी ने पत्रकार यामीन के घटनाक्रम की पूरी जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक को दी और पत्रकार के खिलाफ लिखे गए मुकदमे को रद्द करने की मांग भी की। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और पूर्ण आश्वासन दिया गया। पत्रकार के खिलाफ जो भी षड्यंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जांच कर खत्म किया जाएगा और जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया है उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के हमारे एक सदस्य हैं यामीन भाई, जिनको खबर चलाने को लेकर एक झूठा मुकदमा षड्यंत्रकारियों के द्वारा दर्ज कराया गया था। उस मामले को लेकर के हम एसपी सिटी कार्यालय आए हुए हैं और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सभी बैनर तले, जिसमें हमारे प्रदेश के मंडल के और जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, हमने पूरा प्रकरण अपने यामीन भाई के जो है वो एसपी सिटी साहब को अवगत कराया है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच का जो भी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई वो उन लोगों के खिलाफ की जाएगी और जो हमारे पत्रकार साथी यामीन भाई पर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको एफआईआर लगा के उस पर जांच कर एफआईआर लगा के उसको क्लियर किया जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से लिखे षड्यंत्र और पत्रकारों का देखिए, लगातार अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति हमारे जो षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, जो पत्रकारों के साथ इस तरीके षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है, आगे भी उठाती रहेगी और जो भी है हम कंधे से कंधा मिलाकर हम हर पत्रकार साथी के साथ हैं। किसी भी तरह का हम जुर्म जिस तरीके से षड्यंत्रकारियों के खिलाफ रचा जाता है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जिनका मुकदमा लिखवाया और वो षड्यंत्रकारी है, जिस तरीके से क्षेत्र में चोरी चकोरी ऐसे काम कर रहे हैं और पुलिस को बेनिफिट देते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मतलब जो है उसमें भूमिका है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया। और इसमें आज हम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति मेरे साथ है, आज एसपी को एक ज्ञापन दिया है। ये घटना कब की है और किस तरीके से आपके खिलाफ किसने लिखवाया मुकदमा? ऐसा है कि उसमें क्षेत्र का एक जो है इंसान है जो मतलब जो थाना चौकी में दलाली करता है, तो उसने मतलब उसके पारिवारिक मामला था, तो वो एक महिला थी, वो शिकायत लेकर एसएसपी के यहाँ आई, उसकी खबर को प्रकाशित किया था। इससे बौखला के उसने जो है मतलब जो है मारपीट, जो एक फोटोग्राफर है उनके घर पे जाके मारपीट की थी। उसने सीसीटीवी में कैद है वो घटना। उसके बाद मैं अभी मेरा नाम भी इसमें दर्शाया गया। जो जिनका मुकदमा लिखवाया और वो षड्यंत्रकारी है, जिस तरीके से क्षेत्र में चोरी चकोरी ऐसे काम कर रहे हैं और पुलिस को बेनिफिट देते हैं। खबर कानपुर से है, जहां तहसील अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिगाही में खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर दबंग जबरन कब्जा कर रहे हैं। ग्राम समाज की जमीन को बचाने के लिए प्रधान से लेकर ग्रामीणों ने कई शिकायतें की हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ग्रामीणों की माने तो लेखपाल से लेकर तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से दबंग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए शिकायतों के बाद तहसील के अधिकारियों कार्यवाही से बचते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कुछ माह पूर्व तत्कालीन लेखपाल के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवाया गया था और कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नए लेखपाल पर दबंगों से साठगांठ करने का आरोप लगाया गया है।
समस्या साहब ये है कि अवैध की जगह ये बना रहे थे, उसमें नेकपाल रमजान अली थे, उन्होंने जांच की तो रिपोर्ट बना कर दे गए कि मतलब इतनी जगह जीएस में है। ज़्यादा तो पढ़े नहीं भाई, तुम ज़्यादा तो जान नहीं सकते हैं। जीएस की घोषित करके उसके कागजात हमारे पास रखे हैं। इसके बाद अभी 10-12 रोज से इन्होंने निर्माण चालू किया। हमने प्रधान जी से बताया, प्रधान जी ने कहा ठीक है नेकपाल आएंगे। नेकपाल को फ़ोन किया, नेकपाल आए, जगह नपी आके, उसमें जीएस निकाल नहीं रहे। जब उन्होंने जीएस निकाला नहीं तो हमने अपने कागज़ दिखाए, तो जब कागज़ दिखाए तो इस कागज़ को मान नहीं कर रहे, कहते हैं वो पढ़ा नहीं, अनपढ़ था, वो गलत रिपोर्ट बनाया। तो हमने कहा आप पढ़े हो, आप रिपोर्ट बना के। ये 4-5 महीने पहले यहाँ जीएस घोषित हुई थी नेकपाल ने। अब जो नेकपाल हैं वो नहीं मान रहे हैं रकम लेकर के और जीएस पे कब्जा करवा रहे हैं। और ये इसकी रिपोर्ट पहले जो है जीएस घोषित हो चुकी है। अच्छा, जीएस घोषित? हाँ, घोषित हो चुकी है। तो क्या लगता है कि कहाँ शिकायत की आपने? सब लोगों के पास शिकायत की, एसडीएम को भी दी, डीएम को भी दी। हाँ। कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं जिला प्रशासन इसको रुकवाए। अच्छा, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती जिला प्रशासन के द्वारा तब आप क्या करेंगे? नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री के यहाँ करेंगे फिक्स। ये हैं गांव के ईश्वर चंद और पवन। अच्छा, कितनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? लगभग 1 बीघा 2 विश्वा पे। अच्छा, कितने दिनों से निर्माण कर रहे हैं? ये निर्माण 8-10 रोज से चल रहा है। तो लेखपाल से जब शिकायत करते हो तो क्या कहता है लेखपाल? लेखपाल गुमराह कर देते हैं, कहना जीएस है ही नहीं। ये 4 चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वे राज कैसा था? वादे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ और फिर नए वादे लेकर अगले चुनाव में खड़े हो जाओ। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो जाओ। यही संस्कृति थी। मुझे याद है, मैं लंबे समय तक एमएलए रहा और उससे पहले का मुझे याद है, हमारे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे और जनता को बताते थे कि यहां से निकलेगी सड़क, यहां से निकलेगी सड़क। और जनता भी बेचारी भोली भाली गुमराह हो जाती थी और वो इस आशा में रहती थी कि सड़क बनेगी। चुनाव समाप्त होता था, जनता को चूना लग जाता था और लोग त्रस्त हो जाते। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं वो जमीन पर घटी हुई बातें कर रहा हूं। मैंने वो भी समय देखा है जब चुनाव से पहले हमारे एमएलए साहब आया करते थे, बोले पानी नहीं पहुंचा, अच्छा मैं कल ही पाइप भिजवाता हूं। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक नीरज ने 2 कांस्टेबल को जेल भेजा है। जेल भेजे गए कांस्टेबल नूरपुर थाने में तैनात हैं। दोनों पर अभियुक्त को छोड़ने का पैसा लेने का आरोप लगा है। प्रभारी मंत्री के द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर उनके द्वारा भर्ती मरीजों से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वह आपको मिल रही है या नहीं। इसके अलावा उनके द्वारा औषधि भंडार का भी निरीक्षण किया गया। वहीं कुछ छोटी मोटी कमियां भी नजर आईं, जिसको सही करने के लिए उन्होंने सीएमएस को निर्देशित किए।
हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया गया, अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है, मरीज संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लगातार बेड फुल चल रहा है, उसको लेकर कुछ आपने देखा क्या? अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये भी लकवा का इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे जिसका पैरालाइज, हम लोगों ने पूछा, एक मरीज था उसने बताया नहीं कि हमें इंजेक्शन नहीं लगा, अभी तो हम जनरल में देख के आ रहे हैं उसको लकवा के। बताइए भाई, मैम दवा को लेकर अभी कोई शिकायत कर रहा था क्या? पैरालाइसिस हो जाता है, दवा को लेकर कोई अभी शिकायत? दवा को लेकर शिकायत नहीं कर रहा था। जन औषधि केंद्र में जो हमारा मूल लिखा है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये केंद्र खोला गया है जिसमें हमारे कम रेट की दवा दी जाती है मरीजों को, तो 30 रुपए की दवा है तो 30 रुपए जो लिखा है कम मूल्य उसका उतना तो देना है उसको ना, दे है वही बात उसको। मुरादाबाद में तेज गति ट्रक ने युवक को कुचल दिया जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई है। युवक सड़क पर कर रहा था जिस वक्त ट्रक ने युवक को कुचल दिया। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह फेल है। देवरिया में जो घटना हुई वो दुखद है। मुख्यमंत्री को दोनों परिवारों के यहाँ जाना चाहिए। प्रशासन पहले से सचेत होता तो घटना न होती। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह से असफल है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी आप हाल में देखा होगा एक डॉक्टर की निर्मल हत्या का मामला कभी सामने आया है, काफ़ी उस पर मुद्दा गर्म हो रहा है। इसको लेकर क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फेल है और अपराधियों के जो घटना कराने वाले लोग हैं उनके मंसूबे बढ़ा रही है, उन पर रोक नहीं लगा। देवरिया और सुल्तानपुर को लेके इतना बड़ा मतलब हत्याकांड हो गया नेताजी, इसके बारे में आप मतलब वो तो दुखित घटना है। कहीं मानते हैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर मतलब काम नहीं कर रहा? देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी को जहाँ में भी दोहराई नहीं है, अगर घटना हुई है तो दोनों परिवारों के साथ। गोरखपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, बीज विधायन संयंत्र, कृषि से जुड़े भावना के सीएम योगी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया और सभी किसानों को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के किसान तो अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है। सब्जी की बहुत अच्छी खेती यहाँ के किसान करते हैं और उनके द्वारा सब्जी उत्पादन करके अच्छी आमदनी भी की जाती है और यहाँ से गोरखपुर के लिए भी सब्जी की सप्लाई होती है। लेकिन एक केंद्र में कृषि से संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में, एक खेती बाड़ी का हो, बागवानी का हो, सब्जी का, साग भाजी का हो, पशुपालन में उन्नत नस्ल के गोवंश के लिए हो, मत्स्य पालन का हो, गन्ना उत्पादन का हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग का, इन सब से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर एक केंद्र में प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन सरकार की मंशा है और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उसका माध्यम बन रहा है। भरोइया, कैंपियरगंज और जंगल कौड़िया विकास खंड के सैकड़ों किसान इसके साथ जुड़ करके प्रशिक्षण ले रहे हैं
डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक तरफ है सरकार जिसने खेती और किसानी को, आज जो किसान प्लान कर रहा था, उस खेती और किसानी को उन किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनाया है, तो दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हुआ है। आपने देखा होगा यही कृषि विज्ञान केंद्र में यहां पर गन्ना के लिए भी एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया, गुड़ बनाने का नए नए तरीके अपनाने के लिए। अब तक हम जो परंपरागत रूप से बनाते थे उससे हट करके भी उसकी पैकेजिंग भी हो सकेगी। और प्राकृतिक खेती तो हम लोगों को जीरो बजट खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कमी को, यानी इसको पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त करके अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो इससे न केवल फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड की बचत होगी, उतना पैसा किसान का बचत होगा, बल्कि बीमारियों से भी बचाव करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में और विराटता को लेकर के प्रत्येक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे सीएम योगी जी को। चलिए इस बुलेटिन का यहीं करेंगे आज समापन, फिर से मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह पर। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।